जब एक बेटे ने पैसों के लिए अपनी बूढ़ी माँ को धोखा दिया, फिर जो हुआ उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। माँ, बस कुछ दिनों की बात है, मेरी खातिर तुम कुछ महीने और नौकरी कर लो। पाठक जी कह रहे थे वे बहुत जल्दी कोई दूसरी काम वाली ढूंढ लेंगे, तब तक आप यही काम करो। पाठक जी ने बुरे समय में हमारा साथ दिया है, अब उनके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। मैं बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। मैं पाठक जी को मना नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी समझो माँ। मैं भी क्या करूँ, मेरी कमाई ज़्यादा नहीं है। बच्चों की पढ़ाई पर का खर्च मेरी अकेले की कमाई से पूरी नहीं होते, इसलिए मैं आपकी पैसों से मदद नहीं कर पाता। मैं शहर में रहना ही नहीं चाहता, पर बच्चों के कारण वहाँ रह रहा हूँ। इस छोटे से कस्बे में कोई अच्छा स्कूल नहीं है। बच्चों के भविष्य के लिए शहर में रहना मेरी मजबूरी है। माँ, मैं आपको भी शहर ले चलता, पर क्या करूँ, हमारा घर बहुत छोटा है, मेरी तनख्वाह भी कम है। मेरे मालिक ने मुझसे कहा है कि वे कुछ ही महीनों बाद मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे, तब मैं आपको अपने साथ शहर ले चलूँगा। अभी आप यहीं पाठक के घर रहिए, उनके यहाँ काम कीजिए। यहाँ आपको रहने के लिए कमरा मिला है और पाठक जी आपको नौकरानी नहीं, घर का सदस्य समझते हैं। आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं ना माँ? राजीव ने अपनी जुबान में शहद घोलते हुए बहुत प्यार से अपनी माँ को समझाते हुए कहा, पर बेटा, अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। मेरे घुटनों में दर्द रहता है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बिना काम किए मालिक से तनख्वाह लूँ। जब मालिक मुझे बिना पैसे काटे पूरी पगार देते हैं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए मैं कह रही थी कि तू मुझे अपने साथ ले चल। मेरे जाने के बाद मालिक किसी और को काम पर रख लेंगे। सावित्री जी ने अपने बेटे राजीव से अपने मन की बात कही। माँ की बात सुनते ही राजीव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, माँ, आप मेरी बात समझती क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ कि कुछ महीने आप यहाँ काम कर लो, उसके बाद मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगा। और एक आप हैं जो मेरी मजबूरी को समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आपको अपने बेटे की नहीं, अपने मालिक की भावनाओं की ज़्यादा परवाह है। अपने बेटे का ऐसा रूप देखकर सावित्री जी स्तब्ध रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो राजीव को इतना गुस्सा आ गया। वो आज तक काम करके अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करती आई थी। बेटे की नौकरी लगने के बाद भी वो अपनी पूरी तनख्वाह उसे ही दे देती थी, लेकिन अब कुछ महीनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। इस बार जब बेटा उससे मिलने आया तो उसने अपने मन की बात कही कि राजीव उसे अपने साथ शहर लेकर चले। राजीव पता नहीं क्यों भड़क गया। उसकी बात सुनकर, राजीव, तुम सावित्री बहन पर चिल्ला क्यों रहे हो? वो तुम्हारी माँ है, अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं? तभी वहाँ घर की मालकिन मिसेज पाठक ने आते हुए गुस्से में राजीव से कहा। मिसेज पाठक को अपने सामने देखकर राजीव घबरा गया। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर उसकी मनसा मिसेज पाठक जान गई तो उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। चाची जी, अच्छा हुआ आप यहीं आ गई, मैं आपके पास ही आने वाला था। राजीव ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, तुम मेरे पास क्यों आना चाहते थे? मिसेज पाठक ने राजीव को घूरते हुए कहा, चाची जी, मैं माँ पर नाराज इसलिए हो रहा था कि माँ समय पर अपनी दवाइयाँ नहीं लेती। उनके घुटनों में दर्द रहता है, फिर भी वो कितनी लापरवाही करती हैं। इन्हीं की शिकायत करने में आपके पास आने वाला था। राजीव ने एक अच्छा बेटे बनने का दिखावा करते हुए कहा, हाँ, बात तो तेरी ठीक। सावित्री बहन अपनी सेहत के प्रति बहुत लापरवाही करती हैं, ये बात मुझे पता है। मिसेज पाठक ने मुस्कुराते हुए कहा। वे राजीव की असलियत समझ ही नहीं पाईं, जबकि सावित्री जी आश्चर्यचकित होकर राजीव को देख रही थी। राजीव ने तो उनकी दवाइयों के बारे में कुछ कहा ही नहीं था। वो तो उनको कुछ महीनों और यहाँ काम करने के लिए कह रहा था। राजीव की नज़र जैसे ही अपनी माँ पर पड़ी वो घबरा गया। उसे डर था कहीं उसकी माँ मिसेज पाठक को बता ना दे कि वो उनसे काम करते रहने के लिए मजबूर कर रहा था।
इसलिए राजीव ने जल्दी से बात का रुख बदलते हुए बोला, चाची जी अब आप ही बताइए, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? मैं तो माँ को अपने साथ शहर चलने के लिए कह रहा था, पर उन्होंने कहा वे आप लोगों को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। मैंने उसकी बात मानते हुए उनसे कहा, ठीक है आप यहीं रहें, मैं आपको अपने साथ चलने के लिए नहीं कहूँगा, पर अपना ध्यान रखिए। पर वे मुझसे कहने लगी, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे मालिक मालकिन मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। माँ की बातें सुनकर मुझे बुरा लगा, मैं उनका बेटा हूँ, उनकी तकलीफ़ देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और माँ मुझे पराया समझती हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, बस और कोई बात नहीं है। अच्छा तो ये बात है। अरे सावित्री तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तेरा बेटा तेरा कितना ध्यान रखता है। आजकल के बेटे तो बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, फिर कभी लौटकर आते ही नहीं। तेरा बेटा तो हर दूसरे तीसरे महीने तुझसे मिलने आता रहता है। तुम्हें तो खुशी खुशी उसके साथ चले जाना चाहिए, और तुम बेटे के साथ जाने से मना कर रही हो तो बेटे को तो गुस्सा आएगा ही। मिसेज पाठक ने मुस्कुराते हुए कहा। मिसेज पाठक की बात सुनकर राजीव घबरा गया कि कहीं उसका ही दांव उल्टा ना पड़ जाए। अगर मिसेज पाठक की बातों में आकर माँ ने उनके सामने कह दिया कि वे उसके साथ शहर चलेंगी तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, उसके घर में कलह मच जाएगी। यहाँ आते समय उसकी पत्नी ने उसे धमकाते हुए कहा था कि अगर वो अपनी माँ को यहाँ लेकर आया तो वो उसे छोड़कर मायके चले जाएगी। राजीव अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहता था, उसे भी अपनी माँ से कोई मतलब नहीं था, वो तो यहाँ उसकी तनख्वाह लेने आता था। उसने माँ के सामने ऐसा झूठा दिखावा किया था कि उसकी तनख्वाह कम है, उतने में उसके घर का खर्च पूरा नहीं होता, इसलिए वो मजबूरी में उससे पैसे लेता है। माँ तो माँ होती है। सावित्री जी भी ममता में अंधी होकर अपनी पूरी तनख्वाह राजीव को दे देती, क्योंकि मिसेज पाठक के घर में उन्हें रहने की जगह, खाना कपड़ा सब मुफ्त में मिलता था। उनकी सारी तनख्वाह बच जाती थी। राजीव ये बात अच्छी तरह से जानता था कि माँ के सामने अगर वो अपनी परेशानियों का रोना रोएगा तो माँ बिना कोई सवाल पूछे उसे पैसे दे देगी। इधर 2 बार से सावित्री जी ने राजीव से कहना शुरू कर दिया था कि अब उससे काम नहीं होता, इसलिए अब नौकरी छोड़कर उसके साथ रहना चाहती है। पर राजीव अपनी माँ को अपने साथ रखना नहीं चाहता था। उसे तो सिर्फ माँ की कमाई से मतलब था, माँ जिंदा रहे या मरे उसे कोई लेना देना नहीं था। मिसेज पाठक की बात खत्म होते ही राजीव ने चापलूसी भरे लहजे में कहा, चाची जी माँ सही कह रही थी, मुझे उन पर नाराज नहीं होना चाहिए था। वहाँ शहर में एक कमरे का घर है, माँ को इतने बड़े बंगले में रहने की आदत है, वो उस छोटे से घर में कैसे रहेंगी? यहाँ माँ आपके साथ रहती हैं तो कितनी खुश रहती हैं। वहाँ शहर में कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता, वहाँ अगल बगल माँ के साथ का कोई भी नहीं है, माँ वहाँ परेशान हो जाएंगी। मैं माँ की बात को समझ ही नहीं सका। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं आपको साथ चलने के लिए नहीं कहूँगा। 1 साल बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तब मैं किसी अच्छी कॉलोनी में बड़ा घर लूँगा जहाँ अच्छे लोग होंगे, पार्क होगा, तब मैं आपको अपने साथ चलने के लिए कहूँगा। राजीव की बात सुनकर सावित्री जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। मैंने तो चलने के लिए मना नहीं किया और राजीव ने तो मुझे साथ चलने के लिए कहा भी नहीं, और अब मालकिन के सामने ऐसा जता रहा है कि वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता है और मैं उसके साथ जाने के लिए मना कर रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बेटा मुझे अपने साथ ले ही नहीं जाना चाहता, वो सिर्फ मुझे बहला रहा है, उसे मुझसे नहीं मेरे पैसों से मतलब है। फिर अचानक उनके मन में कहा, नहीं नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, राजीव सच ही कह रहा है, वहाँ का खर्चा बहुत है, मैं भी अगर उसके साथ चली गई तो उस पर और भार पड़ जाएगा, मेरी तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, शहर में राजीव मुझे काम करने नहीं देगा, उसकी बदनामी होगी। मुझे अपने बेटे की बात को समझना चाहिए, उसे मेरी मदद की ज़रूरत है, मुझे मालकिन के सामने
उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। सावित्री जी ने मन ही मन निर्णय लिया। तू ठीक कह रहा है राजीव, मेरा वहाँ एक कमरे के घर में दम घुट जाएगा। मैं अभी यहीं रहूंगी। जब तू बड़ा घर ले लेना तब मैं तेरे साथ शहर आऊंगी। अभी मैं यहीं मालकिन के घर में काम करूंगी। मेरा मन भी लगा रहेगा और 4 पैसे भी हाथ में आएंगे। सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सावित्री, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम कहाँ तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। तुम ही कहती हो कि अब तुमसे काम नहीं हो पाता है, मैं कोई दूसरी काम वाली रख लूँ। अब तुम काम काज करना चाहती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अच्छा मैं चल रही हूँ, तुम भी बेटे को विदा करके आ जाओ। पाठक जी के चाय का समय हो रहा है, मिसेज पाठक ने कहा और सावित्री के कमरे से बाहर निकल गई। मिसेज पाठक के जाते ही राजीव ने सावित्री का हाथ पकड़कर चापलूसी करते हुए बोला, धन्यवाद माँ, आपने मुझे चाची जी के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। 1 साल की बात है, उसके बाद मैं आपको अपने साथ शहर ले चलूँगा। माँ एक बात और कहनी थी, सोच रहा हूँ कहूँ कि नहीं। क्या कहना है, कहना माँ से, कैसा संकोच। सावित्री ने मुस्कुराते हुए पूछा, माँ अब 1 साल मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। मुझे कंपनी में ज़्यादा काम करना होगा, तभी मेरी तरक्की होगी। इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊँगा। मुझे पैसों की दिक्कत हो जाएगी। अगर आप चाहें तो मेरी ये परेशानी भी दूर हो सकती है। राजीव ने बहुत ही मासूम बनते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में धूर्तता साफ दिखाई दे रही थी, जो सावित्री जी को नहीं दिखाई दी, क्योंकि उनकी आंखों पर तो ममता की पट्टी बंधी हुई थी। बता मैं क्या करूं जिससे तेरी परेशानी दूर हो जाए। सावित्री जी ने राजीव के सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा, माँ अगर आप पाठक चाचा जी से कह दें कि वो आपकी तनख्वाह मेरे अकाउंट में डाल दें तो मेरी पैसों की दिक्कत कम हो जाएगी। मैं कहना तो नहीं चाहता था, पर क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है माँ। राजीव ने संकोच का नाटक करते हुए कहा, अरे राजीव, इसमें संकोच करने की क्या बात है। मैं मालिक से कह दूंगी, वो मेरी तनख्वाह तुम्हारे अकाउंट में जमा करा देंगे। सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अपने बेटे की धूर्तता को समझ ही नहीं सकी। उसके बाद राजीव सावित्री जी से विदा लेकर शहर चला गया। सावित्री अपने बेटे को जाते हुए देखती रही। राजीव जब शहर अपने घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी ने घूरते हुए पूछा, तुम्हारी माँ तो नहीं आई है? नहीं डार्लिंग, तुमने मना किया था तो मैं उन्हें कैसे लेकर आता। अब तो मुझे उनके पास भी नहीं जाना पड़ेगा। उनकी तनख्वाह मेरे अकाउंट में जमा हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था करके आया हूँ। राजीव ने अपनी पत्नी को गले लगाते हुए कहा, यह तो तुमने अच्छा किया। मैं तुम्हारी अनपढ़ गंवार माँ के साथ नहीं रह सकती। मैं तो तुम्हें भी उनके पास नहीं जाने देती, लेकिन उनके पैसों के लिए मैं तुम्हें वहाँ जाने देती थी। अब ये समस्या भी खत्म हो गई। हमें बैठे बिठाए हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। राजीव की पत्नी ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। दूसरी तरफ सावित्री मिसेज पाठक के घर में काम करती रही। उनसे ज़्यादा काम नहीं होता था, फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करती। एक दिन वो चाय की ट्रे लेकर बाहर गार्डन में आ रही थी कि तभी उन्हें चक्कर आया और उनके हाथ से चाय की ट्रे भी ज़मीन पर गिर गई। वो खुद भी गिरने वाली थी। मिसेज पाठक के बेटे ने उन्हें दौड़कर संभाल लिया। मिसेज पाठक का बेटा कल ही शहर से अपने माता पिता से मिलने घर आया था। उसने सावित्री को कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, सावित्री मौसी, जब आपसे अब काम होता नहीं तो आप काम से छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? अब आपको आराम करना चाहिए। आप अपने बेटे के पास शहर चली जाइए। आप यहाँ रहेंगी तो बिना काम किए मानेंगी नहीं। आपका ज़मीर ये गवाही नहीं देगा कि आप हमारे घर में बिना काम किए रहें। हम सभी आपको अच्छी तरह से जानते हैं। माँ, आप सावित्री मौसी को अब काम से रिटायर कर दीजिए और इनसे कहिए कि ये अपने बेटे के पास चली जाएं। यहाँ रहेंगे तो बिना काम किए मानेंगी नहीं। पवन, तुम ठीक कह रहे हो। राजीव आया था, उसने हमसे कहा कि शहर में वो बहुत छोटे घर में रहता है, वहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं है, उसकी तनख्वाह भी कम है। 1 साल बाद उसकी तरक्की हो जाएगी, तब वो बड़ा घर खरीद लेगा,
तब सावित्री को ले जाएगा। 1 साल की बात है। उसके बाद सावित्री शहर अपने बेटे के पास चली जाएगी। 1 साल तक वो यहीं रहेगी। उससे जितना काम होगा करेगी। मैं कल ही एक दूसरी काम वाली रख लूँगी। मिसेज पाठक ने गंभीर लहजे में कहा। माँ, क्या आप लोगों से राजीव ने कहा कि वो एक कमरे के मकान में रहता है और उसे पैसों की दिक्कत है? पवन ने गंभीर लहजे में पूछा। हाँ पवन, अभी 1 महीने पहले ही तो राजीव यहाँ आया था। उसने मेरे सामने कहा कि वो बहुत छोटे घर में रहता है, उसे ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती। लेकिन तू ये बात क्यों पूछ रहा है? मिसेज पाठक ने आश्चर्य से पूछा। माँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि राजीव ने सावित्री मौसी और आपसे झूठ बोला है। वो शहर में बहुत अच्छी नौकरी करता है और 3 कमरों वाले घर में रहता है। वो जहाँ रहता है वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। उसके साथ उसकी सास भी रहती है। जब वो अपनी सास को अपने साथ रख सकता है तो अपनी माँ को क्यों नहीं? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। पवन ने गंभीर लहजे में कहा। तू सच कह रहा है, पर तुझे कैसे पता? मिसेज पाठक ने आश्चर्य से पूछा। माँ, मैं अपने एक दोस्त से मिलने उस कॉलोनी में गया था। वहाँ मैंने राजीव को देखा। मैं उसे आवाज़ देने ही वाला था कि वो आगे निकल गया। तब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या मैं राजीव को जानता हूँ? तो मैंने बता दिया हाँ। तब मैंने अपने दोस्त से राजीव के बारे में जानकारी ली तो उसने बताया कि ये किसी बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है और यहाँ अपने परिवार के साथ रहता है। इसकी सास भी इनके साथ रहती है, पर राजीव की पत्नी बहुत अहंकारी और दुष्ट औरत है। आप लोग कह रही हैं कि राजीव ने कहा कि वो छोटे से घर में रहता है, उसे पैसों की दिक्कत है, जबकि वो कार से चलता है। ये बात मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही पता चली है। इसलिए मैं कह रहा था कि अब सावित्री मौसी को आराम करना चाहिए। उनका बेटा अच्छा कमाता है, इनकी देखभाल करने में समर्थ है। पवन ने आश्चर्यचकित होकर कहा। पवन की बात सुनकर जहां मिसेज पाठक के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा, वहीं सावित्री की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उनके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई। सावित्री, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मिसेज पाठक ने पूछा। मालकिन, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। जिस बेटे को मैंने नौकरानी का काम करके पाला पढ़ाया लिखाया, उस बेटे ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मुझसे झूठ बोला कि वो छोटे घर में रहता है, उसे पैसों की दिक्कत है। वो मुझे मिलने नहीं आता था, वो यहाँ मेरे पैसे लेने आता था। इस बार उसने मुझसे कहा कि वो 1 साल तक यहाँ नहीं आ पाएगा। मैं अपनी तनख्वाह मालिक से कहकर उसके अकाउंट में जमा करवा दिया करूँ। मालकिन, उस दिन वो मुझ पर गुस्सा इसलिए कर रहा था कि मैंने उससे कहा कि वो मुझे अपने साथ लेकर चले। वो मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहता। उसे मुझसे कोई लगाव नहीं है, उसे तो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है। सावित्री जी ने दर्द भरी आवाज में कहा और फूट फूट कर रोने लगी। राजीव इतना नीचे गिर गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मिसेज पाठक ने गंभीर लहजे में कहा। माँ, राजीव अपने साथ सावित्री मौसी को शहर में रखना ही नहीं चाहता, इसलिए उसने आप लोगों के सामने झूठी कहानी गढ़ी है। पवन ने गंभीर लहजे में कहा। तुम ठीक कह रहे हो। राजीव को सावित्री से नहीं, उसके पैसों से मतलब है। मैंने ऐसा एहसान फरामोश लड़का नहीं देखा। अब सावित्री क्या करेगी, कहाँ जाएगी? मिसेज पाठक ने नफरत भरे लहजे में कहा। मालकिन, मैं आपके घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। मुझे यहाँ से जाने के लिए ना कहिएगा। मुझसे जितना काम हो पाएगा मैं करूँगी। मुझे तनख्वाह भी नहीं चाहिए। बस मुझे 2 वक्त की रोटी और तन ढकने के लिए 2 साड़ियाँ दे दीजिए। इतना तो आप करेंगी, मुझे विश्वास है। सावित्री जी ने विनती करते हुए कहा। सावित्री, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ रहो। तुमने हमारी बहुत सेवा की है, लेकिन राजीव अब मेरे घर नहीं आना चाहिए। मिसेज पाठक ने कठोर शब्दों में कहा। मालकिन, आज के बाद मैं खुद राजीव से कोई संबंध नहीं रखूंगी। मैं उसकी धूर्तता को समझ गई हूँ। आज के बाद मैं यही समझूंगी कि मेरा बेटा मेरे लिए मर गया। मैं ऐसे स्वार्थी बेटे की माँ कहलाने से अच्छा बांझ कहलाना ज़्यादा पसंद करूंगी। सावित्री जी ने कठोर शब्दों में कहा। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी।
फोन राजीव का था। उन्होंने फोन उठाया। उधर से राजीव की आवाज़ सुनाई दी। माँ, क्या आपने चाचा जी से कहा नहीं कि वो आपकी तनख्वाह मेरे अकाउंट में जमा करा दें? अभी तक मेरे खाते में पैसा नहीं आया है। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। राजीव, आज के बाद मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। तू समझ लेना, तेरी माँ मर गई है। जहाँ तक रही पैसे भेजने की बात, अब मैंने खैरात देना बंद कर दिया है। वैसे तू अपने पैरों पर खड़ा है। मेरे पैसे की तुम्हें क्या ज़रूरत है? और ज़्यादा पैसों की दिक्कत हो तो अपनी सास से कहो, वो कमा कर देगी। जो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह रही है। जो तूने मेरे साथ किया है वही कल को तेरी औलाद तेरे साथ करेगी। ये मेरी बद्दुआ है। एक माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। इतना कहकर सावित्री जी ने फ़ोन काट दिया और अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक कर तोड़ दिया, जिससे फिर उसके बेटे का फ़ोन उसके पास न आए। अब वो अपने बेटे की आवाज़ भी नहीं सुनना चाहती थी। उधर राजीव के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई देने लगे। उसका झूठ पकड़ा गया था। अब वो किस मुंह से अपनी माँ के सामने जाएगा? क्या उसकी माँ कभी उसे क्षमा करेंगी या नहीं? यही सोचकर वो परेशान था। उसका गुनाह क्षमा करने के काबिल नहीं था। रह रहकर उसे माँ की बद्दुआ याद आ रही थी। वो अंदर तक कांप गया। उसका भविष्य उसकी आंखों के आगे दिखाई देने लगा। दोस्तों, हम कभी भी अपने माता पिता का दिल दुखाकर या झूठ बोलकर हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए दोस्तों, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे हमारी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।